832 साल से सरकारी जमीन पर मजार वाला कब्जा, वो भी मुगल आक्रांता मोहम्मद गोरी के सेनापति की मजार। लेकिन अब इस पर योगी के बुलडोजर की नजर पड़ चुकी है, उसे एक्शन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। कभी भी बुलडोजर इटावा का रुख कर सकता है, क्योंकि यह अवैध मजार इटावा में वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल छोड़ दें। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक शपथ है। सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को जमींदोज करने की इस शपथ को पूरा करने की जिम्मेदारी बुलडोजर पर है, जो आजकल संभल में गरज रहा है, लेकिन अब उसे नया टास्क मिल गया है। बुलडोजर की टंकी फुल हो गई है, इग्निशन ऑन हो चुका है, गियर लग चुका है, टारगेट सेट हो चुका है, और टारगेट है इटावा के बीहड़ इलाके में बनी मुगल आक्रांता मोहम्मद गोरी के सेनापति शमसुद्दीन की ये मजार। ये देखिए नोटिस है, इस पर लिखा है इस मजार को बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। दावा है कि यह 832 साल पुरानी मजार है, लेकिन अब इस मजार के जमींदोज होने का टाइम आ गया है। वन विभाग की अदालत ने 2 महीने तक चली सुनवाई के बाद इस मजार की बेदखली के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने मजार को आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा बताते हुए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस जमीन पर मजार है वो पुराने गजट के मुताबिक वन विभाग की आरक्षित भूमि है। ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य करना नियमों के खिलाफ है। लगभग 1800 वर्ग फीट क्षेत्र में मजार का कब्जा पाया गया, जिसे अवैध मानते हुए अब हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। 23 जनवरी के बाद से इसमें 5 सुनवाई हुई है, और उसके बाद जो इसमें फैसला जो प्राधिकृत कोर्ट है उनके द्वारा दिया गया है, जिसमें कि ये जो मजार है ये पूर्णतः अवैध पाई गई है। मजार के पक्षकार इसके ऐतिहासिक होने का दावा तो करते रहे, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। सबूत न मिलने के चलते कोर्ट ने मजार की बेदखली के आदेश जारी कर दिए। अब इस मजार पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। विषय में जो विपक्षी पार्टी जिसमें फजले इलाही जो इसकी देखरेख कर रहे थे, उनके द्वारा जो है कोई भी इसके समर्थन में डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो मजार है पूरी तरह अवैध पाई गई है। आगे की कार्रवाई जो है संबंधित मतलब प्रशासन को साथ लेकर जो भी नियम से है इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जो जल्दी ये कार्रवाई जो है उच्चाधिकार से मतलब आदेश लेकर कराई जाएगी। इस मजार पर हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पक्षकारों का दावा है कि यहाँ हर धर्म और जाति के लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं। वो इसे बचाने के लिए ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई ये है कि अपील करेंगे, जहाँ तक है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ तक इंशाल्लाह मुमकिन होगा वहाँ तक लड़ेंगे। बताया जाता है कि 1194 में इटावा में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपह सालार सुमेर सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस जंग में गोरी का सेनापति शमसुद्दीन दर्जनों आक्रांताओं के साथ मारा गया था। कुछ को 22 ख्वाजा में दफनाया गया, लेकिन शमसुद्दीन की मजार फिसर वन में कैसे बनी, इसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यानी गुपचुप तरीके से मोहम्मद गोरी की निशानी यूपी में छोड़ने की साजिश सैकड़ों साल पहले रच ली गई थी। लेकिन अब शमसुद्दीन की मजार को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम योगी का साफ कहना है, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर दंगे की बड़ी साजिश थी। हिंदुओं को हिंदुओं से लाकर यूपी में माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा गया। जय भीम के नारों के बीच अचानक रैली में अल्लाह अकबर का नारा गूंजा। हिंदुओं के खिलाफ नफरती बोल बोले गए, वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया। मकसद था उत्तर प्रदेश में दंगा कराना और योगी सरकार को बदनाम करना। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। कोई माफिया क्या कह रहा है उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। भरे जुलूस में जय भीम के साथ अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर का ये शोर हिंदुओं को आपस में लड़ाने की सोची समझी साजिश है, जिसे संभल में रचा गया। तारीख 14 अप्रैल, मौका अंबेडकर जयंती। संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में जय भीम के नारे के साथ जुलूस निकाला गया, लेकिन जय भीम के नारों के बीच अचानक नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। अंबेडकर जयंती पर यह नारा अचानक नहीं लगा, बल्कि सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ लगवाया गया। फिर इस नारेबाजी का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वायरल कर दिया गया। यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रची गई और अशांति फैलाने के इस प्लान के पीछे सद्दाम कुरैशी नाम का ये हिस्ट्री शीटर था। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। अब यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रचने वाले सद्दाम कुरैशी का इलाज योगी आदित्यनाथ करेंगे। सद्दाम कुरैशी ने न सिर्फ यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश की, बल्कि जुलूस में शामिल लोगों के अंदर हिंदुओं के प्रति नफरत भरने की कोशिश भी की। हिंदुओं के बीच फूट डालकर आपस में लड़वाने की साजिश रची। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर सद्दाम कुरैशी दलितों को भड़काकर दंगा कराना चाहता था और हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं को लड़वाने के लिए ही जुलूस में कई बार अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए। शहर में सौहार्द बिगाड़ने के लिए वहां पर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगवाए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई संभल प्रशासन, चंदौसी प्रशासन मिलकर करेंगे। सद्दाम कुरैशी हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर 9 केस दर्ज है। अब संभल में माहौल खराब करने की साजिश में योगी फोर्स सद्दाम समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश कर रही है। सद्दाम कुरैशी फरार है, लेकिन योगी फोर्स से बच नहीं सकता है। सद्दाम को लग रहा था कि अंबेडकर जयंती पर दलितों को भड़काकर सूबे में दंगा कराकर योगी सरकार को बदनाम कर देगा, लेकिन उसकी ये साजिश फेल हो गई। इस जयंती में अल्लाहू अकबर के नारे लगाने का क्या मतलब है? माहौल खराब करने की स्थिति है, ये गलत है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। क्या देश प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं? उस नारों से किसी समाज को चोट पहुंचती हो तो वो नारे तो गलत है, वो नारे किसी को नहीं लगाने चाहिए। अल्लाह अकबर के नारे लगाने वो गलत है ना। अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। यूपी में जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है, उसका योगी फोर्स अपनी स्टाइल में इलाज करती है। और अगर हिस्ट्री शीटर सद्दाम कुरैशी खुद सरेंडर नहीं करता है, तो फिर कभी भी उसके लंगड़ा होने की खबर योगी फोर्स दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक सवाल मेरा आपसे है, आप अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कितना जानते हैं? प्लम्बर की विचारधारा पर कभी ध्यान दिया है या फिर वो मैकेनिक जो आपकी कार या बाइक की खराबी ठीक करता है? अगर मैं कहूं कि इन पेशों की आड़ लेकर कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हैं, तो क्या आपको सावधान होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा खुलासा हो चुका है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुछ प्रयास करें। गजवाए हिंद की कोई साजिश देश में नहीं पनप पाएगी, ये योगी साफ शब्दों में बता भी चुके हैं। और अभी हाल के दिनों में यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम करने वाले 4 आतंकियों को गिरफ्तार करके साबित भी कर दिया है।
लेकिन ये साजिश केवल यूपी तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे ही 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। 1, 2, 3, 4। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये वही 4 युवक हैं जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। चारों आरोपी साधारण परिवारों से आते हैं और ज्यादातर 10वीं तक पढ़े हुए हैं। इनमें कोई प्लम्बर का काम करता था, कोई मैकेनिक था और कोई सिक्योरिटी गार्ड। यानी जाने अनजाने आपके बीच इनकी मौजूदगी थी, लेकिन इनके चेहरे पर ढका नकाब इनके असल मंसूबों को छिपाए हुए था। इनके काम करने का तरीका, पूरा प्लान आपको बताएं, उससे पहले इनके नाम जान लीजिए। एक का नाम है मुसैब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम। इसे पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। दूसरा है मोहम्मद हम्माद, इसकी गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। तीसरा है शेख इमरान, ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दबोचा गया है। और चौथा है मोहम्मद सुहेल, जो बिहार के कटिहार में अपने आतंकी इरादों को देश में फैलाने का प्लान लिए बैठा था। इन लड़कों को गिरफ्तारी देश के अलग अलग राज्य महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लड़के गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है तो कोई प्लम्बर का। लेकिन इन लोगों को सबसे महत्वपूर्ण काम ये दिया गया था, इन तमाम लड़कों को जोड़ते थे जो सोशल मीडिया के जरिए इनके संपर्क में आते थे और उन्हें नफरती सोच के लिए तैयार करते थे। ये आरोपी कट्टरपंथी सोच से प्रभावित थे और नफरत फैलाने के मकसद से काम कर रहे थे। ये लोग गजवाए हिंद जैसे खतरनाक विचारों को बढ़ावा दे रहे थे और इसके लिए दूसरों को भी उकसा रहे थे। बेहद शातिर तरीके से पूरे प्लान को अंजाम देने की इनकी तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही ये धरे गए। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने ग्रुप्स के जरिए जुड़े हुए थे। इन ग्रुप्स में जिहाद और गजवाए हिंद पर चर्चाएं होती थी, आतंकी विचारधारा, जिहाद और हथियारों की बात होती थी। ये ग्रुप्स बनाकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर रहे थे और जिहाद के नाम पर भर्ती अभियान चला रहे थे। यानी ठीक वैसा ही है जैसे यूपी के मेरठ में आरोपी शाकिब अपने 3 साथियों के साथ इंस्टाग्राम के जरिए राधा कृष्ण वाला फरेब कर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। ये आरोपी बहुत जल्द किसी बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम तक पहुंचाने के फिराक में थे। इसके लिए इन्होंने अपने काम बांट दिए थे और ये चारों बहुत तेजी के साथ इस पर काम कर रहे थे। गिरोह के 2 सदस्य रिमोट कंट्रोल आईडी बनाने के लिए सामान जुटा रहे थे। जांच में पता चला है कि बॉल बेयरिंग, कील, खिलौना, कार भी जुटाए जा चुके थे। जबकि तीसरा सदस्य शेख इमरान दिसंबर 2025 में दिल्ली आया था और लाल किला समेत कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी। और चौथा सदस्य सोशल मीडिया के जरिए हथियार और विस्फोटक जुटाने के लिए उकसा रहा था। दिल्ली पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। किसी आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग का टास्क दिया गया था, तो किसी को सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश कर और उन्हें देश के खिलाफ नफरत फैलाने का। जबकि कुछ और आरोपी हैं जिन्हें हथियार चलाने और बम बनाने की टेक्निक भी सिखाया गया था। तैयारी इनकी पूरी थी, लेकिन गजवाए हिंद के इनके प्लान पर दिल्ली पुलिस ने पानी फेर दिया। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनके पास से आईडी बनाने का सामान और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। पुलिस की 3 टीमें इस वक्त नासिक कन्वर्जन केस की मैडम खान की तलाश में। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी में हुए इस डर्टी गेम की बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए मैडम खान की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। लेकिन ये मैडम खान लापता है। मुंब्रा से लेकर नासिक तक पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन मैडम खान हाथ नहीं आ रही है। इस बीच टीसीएस ने इस मैडम खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुफिया खुलासा भी किया। फोन बंद, घर में ताला बंद, लोकेशन ट्रेस नहीं। तलाश में पुलिस की 3 टीमें। कहां छिपी है नीदा खान? पूरे देश को झकझोर देने वाले नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्म परिवर्तन के आरोपी नीदा खान फरार। पुलिस नीदा की तलाश कर रही है, लेकिन वो ढूंढे नहीं मिल रही।
परिवार कह रहा है कि वो भागी नहीं। सवाल है तो फिर वो जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आ रही? निदा के पति से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उसे भी पत्नी कहां है पता नहीं। 14 अप्रैल को मुंब्रा स्थित पति के घर से निदा गायब हुई। पति ने बताया कोई महिला उसे लेने आई थी। पति को नहीं पता कि वो महिला कौन थी। महिला निदा को कहां लेकर गई किसी को नहीं पता। निदा की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उस तक पहुंचने में अब तक कामयाबी नहीं मिली। एनआईए को उम्मीद है कि निदा के गिरफ्त में आने के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में धर्मांतरण रैकेट को लेकर और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन यह तब होगा जब निदा पकड़ी जाए। उसके पहले निदा का गायब होने की 3 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी परिवार की है, जिसके मुताबिक निदा रिश्तेदार के घर है, पुलिस जानबूझकर वहां नहीं जा रही। दूसरी थ्योरी है निदा के पति की, जिसके मुताबिक वो एक महिला के साथ गई है, लेकिन महिला कौन है पता नहीं। तीसरी थ्योरी है निदा के प्रेग्नेंट होने की। तो कहना था कि वो ऑफिस में जाती है तो ट्रैवलिंग के दौरान उसको तकलीफ होती है, पेट में दर्द है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो उसको मैंने प्रेग्नेंट थी वो, इसलिए तो मैंने उसको थोड़ा रेस्ट के लिए 1 वीक का रेस्ट लिख के दिया था। बाकी 2 बार आई है वो मेरे पास। भिवंडी से नासिक और फिर मुंब्रा तक सफर तय करने वाली निदा पर आरोप बेहद संगीन है। निदा ने हिंदू महिला कर्मचारी पर इस्लामी परंपराओं के कपड़े पहनने का दबाव बनाया। सलाह के बजाय हिंदू महिला कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती की। कर्मचारियों को बुर्का पहनना सिखाती थी निदा खान। कॉरपोरेट सेक्टर में धर्मांतरण के सिंडिकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस गैंग की सबसे अहम कड़ी निदा खान के बारे में अब एक और नया खुलासा हुआ है। टीसीएस कंपनी की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि निदा एचआर मैनेजर नहीं थी, बल्कि प्रोसेस एसोसिएट थी। के मिस्त्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया। जांच में कोई शिकायत नैतिकता या पॉश चैनलों तक नहीं मिली। सभी कर्मचारियों की सुरक्षा गरिमा के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। निदा की पैरवी कर रहे वकील बाबा सैयद की भी दलील है कि निदा एचआर नहीं थी। एचआर कभी बनी ही नहीं। उसकी पोस्ट जो थी वो प्रोसीजर एसोसिएट्स थी। कि सस्पेंशन लेटर जो आया है उसका कंपनी थ्रू, उसमें भी उसकी पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोसेसर मेंशन की गई है। ये जो मीडिया ट्रायल में हो रहा है कि वो एचआर थी, बिल्कुल झूठ है। वो कभी एचआर थी नहीं। निदा खान टीसीएस में क्या थी ये तो कंपनी ने क्लियर कर दिया, लेकिन निदा के कन्वर्जन सिंडिकेट को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। इस सिंडिकेट को चलाने में निदा की क्या भूमिका थी ये क्लियर होना बाकी है। निदा खान प्रेगनेंसी के बहाने पुलिस की आंख में धूल झोंकने का बहुत दिनों तक खेल नहीं कर सकती। निदा के नेटवर्क के तार अगर मलेशिया और पाकिस्तान से भी जुड़े हैं तो देवा भाऊ की फोर्स उसे ढूंढ निकालेगी, क्योंकि निदा खान नासिक केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है, जिसने देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी में डर्टी गेम किया। नासिक से शुभम कोहली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर हैं, इसकी मिसाल तो दूसरे राज्यों में दी जाती है। योगी यूपी में एक्शन लेते हैं और वो दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बन जाता है। योगी मॉडल हर राज्य में लगभग अपनाया जाने लगता है और अब योगी फोर्स के कान फोड़ू साइलेंसर के खिलाफ बड़े एक्शन की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके बाद यूपी में अब कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। हर व्यक्ति आज इस बात को मानता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। ये किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का कारखाना नहीं है। ये उन मोटरसाइकिलों के मॉडिफाई किए जा चुके वो साइलेंसर हैं जिन पर योगी फोर्स ने कार्रवाई की है।
मोटरसाइकिलों से उखाड़ फेंका है। अपराधी, भूमाफिया, मनचले, नशा माफिया, नकल माफिया। यूपी सरकार यूपी के सिस्टम में लगे एक एक फांस को निकाल रही है, जो कानून व्यवस्था को दरकिनार कर अब तक फल फूल रहे थे। इन सब के बाद अब योगी फोर्स कानफोड़ू साइलेंसरों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। सड़क पर खतरनाक स्टंट और उसी दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर के जरिए अक्सर जो हवाबाजी नौजवान करते हैं, योगी का ये एक्शन उन पर लगाम लगाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर कानफोड़ू बम योगी फोर्स डिफ्यूज कर रही है। यूपी के कई हिस्सों में इन कानफोड़ू साइलेंसरों और उन्हें बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी शुरू हो गई है। आपकी स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर की तस्वीरें गवाही दे रही हैं। यूपी में किसी निर्देश के अनुपालन में टाल मटोल नहीं होता है। इधर निर्देश आता है, उधर योगी फोर्स एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने में जुट जाती है। मुजफ्फरनगर में शोर मचाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों का गला हमेशा के लिए घोट दिया गया है। यहाँ 70 ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद किए गए, जिन्हें जानबूझकर तेज धमाकेदार आवाज निकालने के लिए मॉडिफाई किया गया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरिफ मोहम्मद, साजिद, आसिफ और आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। वहां से 70 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद किए हैं, जो स्प्लेंडर के हैं, बुलेट के हैं और अन्य ऐसी बाइक्स के हैं। और इसी तरह से आगे कार्रवाई और सख्ती से चलती रहेगी। यूपी के अलीगढ़ में भी योगी की पुलिस ने सड़क पर उतरकर एक एक मोटरसाइकिल की चेकिंग की। मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलीगढ़ में करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को सीज किया जा चुका है। मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ एक्शन वक्त की जरूरत बन गई थी, क्योंकि ये केवल साइलेंसर की आवाज नहीं बढ़ाते, बल्कि कई बड़े खतरे भी पैदा करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि अब योगी फोर्स उनके खिलाफ तेजी से एक्शन ले रही है। पहले जाति वाले स्टिकर और अब कानफोड़ू साइलेंसरों पर कार्रवाई बता रही है कि योगी के यूपी में सड़क पर शोर मचाने और कानून तोड़ने का अब कोई इसको बचा ही नहीं। अब ना साइलेंसर मॉडिफाई कराने वाले बख्शे जाएंगे और ना ही इन्हें बनाने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीते कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में जो शांति थी वो फिर महाजंग की शक्ल लेने वाली, क्योंकि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने 24 घंटे पहले खोलने का ऐलान किया, उसे IRGC दोबारा ब्लॉक कर चुकी है। हॉर्मुज से कंटेनर शिप और ऑयल टैंकर की आवाजाही रोक दी गई और इसके पीछे सिर्फ एक वजह, ट्रंप की 72 घंटे वाली डेडलाइन। आखिर कैसे है वजह, दिखाते हैं। ईरान से समझौता होने के साथ ही नाकेबंदी खत्म हो जाएगी। ऐसे में जितनी जल्दी समझौता होता है, वैसे ही मैं नाकेबंदी खत्म कर दूंगा। क्या 72 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या 72 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी कोहराम छिड़ जाएगा? क्या 72 घंटे बाद ईरान का नक्शा बदल जाएगा? या फिर 72 घंटे बाद खाड़ी में खलीफा का दबदबा कायम हो जाएगा? अमेरिका ईरान के बीच न सिर्फ तथाकथित सीजफायर बल्कि कई राउंड की बातचीत जारी है, ताकि मिडिल ईस्ट में बारूदी संघर्ष को शांत किया जा सके। मगर इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को ऐसी वार्निंग दे दी है, जिसके बाद युद्ध की चिंगारी बुझने की बजाय और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 72 घंटों का वक्त दिया है। इन 72 घंटों में ईरान ने अगर अमेरिका से डील नहीं की, एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए, यूएस की शर्तों को नहीं माना, तो ठीक 72 घंटे बाद ट्रंप ब्रिगेड फिर से ईरान पर हमले शुरू कर देगी। ईरान के कोने कोने को गोला बारूद से पाट देगी। हैरानी इस बात की है कि 72 घंटे वाले अल्टीमेटम से पहले भी ट्रंप ने एक बयान दिया, और जानते हैं उस बयान में ट्रंप ने खुद को एक ऐसा शांति दूत बताया जिसका मकसद ही जंग रुकवाना है, इंसानों की जान बचाना है।